हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। एपिथेलियल टिश्यू में हमने कई तरह के टिश्यूज़ की बात की थी, हमने बताया उसका फंक्शन क्या होता है, प्लस उसके बाद हमने कुछ जंक्शंस की बात की थी, जैसे कि टाइट जंक्शन, एथेरिक जंक्शन एंड गैप जंक्शंस। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकेंड टिश्यू विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सबसे पहले कुछ खास बातें करेंगे, उसके बाद इसके हम टाइप्स वगैरह की बात करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये क्या होता है, इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। इसी के बेसिस पे हमने इसका नाम दिया, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का नाम हमने कनेक्टिव टिश्यू ही क्यों दिया, क्योंकि इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है, स्पेशल फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट करता है दूसरे टिश्यूज़ का। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या करता है, दूसरे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स सपोर्ट्स अदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दूसरे टिश्यूज़ को या जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसका हमने नाम कनेक्टिव टिश्यू दिया गया है। अब इसके बारे में एक और सबसे खास बात कि मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट, चारों टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। ठीक है, ये जो टिश्यू होता है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी की पूरी बॉडी में, प्लस अबंडेंट इस पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा आपको ये टिश्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूरा वेरी करता है ये, मतलब सॉफ्ट भी मिल जाएगा आपको, स्पेशलाइज भी मिल जाएगा, हार्ड वगैरह हर तरीके से मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो भी आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सॉफ्ट से लेकर स्पेशलाइज, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से। इसके बाद मैं बात करूँ, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ऑल दी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हम जितनों की भी बात करेंगे एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, ब्लड भी एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू होता है एक, ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड को छोड़ के बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स का कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि वो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। ठीक है, वो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। ठीक है, उन फाइबर्स किस तरीके के होते हैं, मतलब उन फाइबर्स में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मिलते हैं, उन फाइबर्स में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे कि कोलाजन हो गया या फिर इलास्टिन हो गया। ठीक है, तो जितने भी सेल्स होते हैं वो फाइबर सिक्रीट करते हैं, जिनमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे आपको, जिसको अपन क्या बोल देंगे, कोलेजन या फिर इलास्टिन। कौन सिक्रीट नहीं करता, ब्लड सिक्रीट नहीं करता। अब ये फाइबर का रोल क्या है, तो ये फाइबर्स ऐसा क्या करते हैं, तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये प्रोवाइड करवाते हैं एक तो स्ट्रेंथ। ठीक है, एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, टिश्यूज़ को। क्या बोला मैंने बोला कि ब्लड के अलावा जितने भी टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे फाइबर सिक्रीट करते हैं, जिनको, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, फाइबर्स जिनके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोलाजन या फिर इलास्टिन। ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं टिश्यू को, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब जो भी जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब जितने भी सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ऑल द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो एक मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, मतलब एक तरह की शुगर। ठीक है, एक तरह की पॉलीसेक्राइड का मतलब एक तरह की शुगर हो गई, तो ये सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये क्या करता है, ये है ना सेल्स और फाइबर्स के बीच में अक्यूमुलेट होता है, ये सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में इन बिटवीन अक्यूमुलेट होता है, और कैसा काम करता है, एज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरह काम करता है, मतलब जो भी ग्राउंड सब्सटेंस, जो भी उनके बीच का जो सब्सटेंस हो गया, ठीक है, उसकी तरह काम करता है। तो कौन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, सेल्स और फाइबर्स के बीच में। ठीक है, अब मैं बात करूँ कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है टोटल 3 तरीके का होता है। ठीक है, पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा कौन सा आएगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि मैंने अभी बोला, लूज से स्पेशलाइज हर तरीके देखने को मिल जाएंगे। तो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं 3 तरीके के होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब मैं अगर बात करूँ लूज कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो एरियोलर टिश्यू आएगा, एक आ जाएगा आपके पास एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, तो आपको मिल जाएंगे टेंडन्स, लिगामेंट्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। इन सभी के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिल जाएंगे कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ठीक है, ये आगे स्पेशलाइज, तो ये इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आ रही है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये क्या है, देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, इसके अंदर जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बोल रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो लूज का क्या मतलब हुआ, लूज का तो यही मतलब हुआ ना कि जो सेल्स हैं वो दूर दूर है, मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट लेयर नहीं है। एपिथेलियम को हमने क्या बोलता, कॉम्पैक्ट टिश्यू बोला था, क्यों, क्योंकि जो सेल्स थे वो बहुत पास पास थे, उनके बीच के इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम थी। यहाँ इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेल्स
और जो फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं। वो कैसे अरेंज्ड हैं? लूजली अरेंज्ड हैं। किसके अंदर? एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सेल्स और फाइबर्स पूरे अरेंज है लूजली, और उनके बीच में क्या तैर रहा है? एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मतलब मैट्रिक्स वगैरह है। ठीक है, वहाँ पे फ्लूइड वगैरह सेमी फ्लूइड मिल जाएगा आपको, और लूजली अरेंज्ड हैं। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलेगा अपनी स्किन के नीचे, बीनीथ दी स्किन। ठीक है, अब स्किन के नीचे है तो फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि जो एपिथीलियम है ना उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं टू दी एपिथीलियम, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं टू दी एपिथीलियम। तो ये जो है आपका एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, ये एपिथीलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट मिल जाएगा? तो अब अगर मैं एरियोला कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो उसमें क्या क्या मिलेगा? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिलेगा पहला फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, एक तरह का सेल है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये क्या करते हैं? ये वो सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं फाइबर्स, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। मतलब ये वो सेल्स हैं जो फाइबर्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सेल्स दूसरे फाइबर्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएंगे मैक्रोफेजेस। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, देखिए मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम यहाँ पे हिस्टियोसाइट्स भी होता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस आपको पता है फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि जो भी फॉरेन वगैरह जो भी आता है पार्टिकल उसको खा जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैक्रोफेजेस के बारे में सुना होगा। इन मैक्रोफेजेस को यहाँ पे हिस्टियोसाइट्स ही बोलते हैं। ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये कैसे होते हैं? सबसे पहले तो फैगोसाइटिक होते हैं। ठीक है, अब इनके बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग नाम है। कैसे? क्योंकि हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू तो पूरी बॉडी के अंदर है, तो मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी पूरी बॉडी में मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अगर ब्लड में है तो ब्लड में इनका नाम क्या हो गया? मोनोसाइट्स। ब्लड में अगर मैं बोल दूं, मतलब क्वेश्चन अगर आ गया कि मैक्रोफेजेस इन ब्लड आर नोन एज, तो आंसर क्या होगा? मोनोसाइट्स। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये मैक्रोफेजेस आपके ब्रेन में है तो मैं इनको क्या बोल दूंगा? माइक्रोग्लाया सेल्स, माइक्रोग्लाया बोलते हैं। ठीक है, उनको ब्रेन के अंदर। इसके अलावा अगर लिवर में है तो लिवर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज़ कपफर सेल्स बोलते हैं लिवर में। क्या बोलते हैं लिवर में? इनको बोलते हैं कपफर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और सेल यहाँ पे हमने बोला फाइब्रोब्लास्ट बोल दिया, मैक्रोफेजेस बोल दिया, और क्या प्रेजेंट है? मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में। अब मास्ट सेल्स क्या होते हैं? मास्ट सेल्स जो होते हैं ना, ये भी तरीके सेल्स प्रेजेंट होते हैं एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये लोग एक आप ये कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि हिस्टामीन। अब ये हिस्टामीन क्या काम करता है? देखिए आपकी जैसे ये ब्लड वीसल है, ठीक है, नॉर्मल ये ब्लड वीसल है। ठीक है, तो अगर इसको हमको मान लीजिए डायलेट करना है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो है बीपी बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो बीपी कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डायलेट करनी पड़ती है वीसल। ठीक है, तो अब क्या है, इतनी सी जगह है, अब ब्लड वीसल है, ठीक है, अब ब्लड वीसल में यहाँ पे मान लीजिए एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड फैला है ना, यहाँ पे पास हो रहा है, तो ब्लड बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा पास होएगा तो मुश्किल होगी। तो हमको क्या है, अगर हमने वीसल चौड़ी कर दी, वीसल की हमने अगर ये जो विड्थ है वो बढ़ा दी, तो ब्लड आसानी से फ्लो होएगा, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वो काम करता है क्या? वासो डायलेशन, वासो डायलेशन करता है, मतलब ये ब्लड वीसल्स को डायलेट कर देता है। ठीक है, ये हिस्टामाइन। इसी के अगर मैं अपोजिट बात करूँ, मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? ये जो भी ब्लड वीसल है इसको और पतली करने की ज़रूरत है, कंस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा? ब्लड यहाँ पे जो भी आएगा, मान लीजिए कम भी ब्लड आ रहा था तो फिर यहाँ से जाएगा तो उसको स्पेस कम मिलेगी, तो वो है ना ज़्यादा टकराएगा वॉल से, यहाँ से, इन सब से, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। तो ये क्या करवाता है? वासो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो आप जो हिस्टामीन है वो क्या करवा रहा है? वासोडाइलेशन। जबकि जो सेरोटोनिन है वो क्या करवा रहा है? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है। ये सब कौन सिक्रेट करते हैं? मास्ट सेल सिक्रेट करते हैं। इसके अलावा मास्ट सेल्स एक चीज़ और सिक्रेट करते हैं, विच इज़ हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट। देखिए मान लीजिए आपको जैसे चोट लग जाती है, ठीक है, अगर चोट लग जाती है, जैसे अगर हाथ पे आपको चोट लग गई तो खून आता है, लेकिन वो खून ज़्यादा देर तक नहीं आता। क्यों? उसके बाद एक क्लॉट बन जाता है ना वहाँ पे। मतलब आप लोग देखिए कुछ ना रेडिश कलर का, कुछ ब्लैकिश कलर का, जो थोड़ी देर में ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, ऐसा क्लॉट बन जाता है जिससे ब्लड आगे फ्लो नहीं करता। तो वो क्या होता है? उसको ये नहीं होने देता। मतलब क्लॉट बन जाएगा तो ब्लड रुक जाएगा, तो अच्छी बात है ये, ताकि ज़्यादा खून ना बहे बॉडी से। तो ये उसके अपोजिट काम करता है, ये एक तरीके से एंटी कोगुलेंट का काम करता है हिपेरिन। ठीक है, क्लॉट जो फॉर्मेशन होता है ना, जो क्लॉट का फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन।
जो क्लॉट का फॉर्मेशन होता है वो उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे आप लोग के आगे, हम जो अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें ब्लड वाला जो चैप्टर है हमारा सर्कुलेशन वाला, उसमें हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, ये होता है हेपेरिन एक्ट एज एन एंटी कोगुलेंट। तो ये तीनों चीज़ें कौन सीक्रेट करता है? मास्ट सेल सीक्रेट कर रहा है, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामीन क्या करता है? वासोडाइलेशन। सेरोटोनिन क्या करता है? वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। और हेपेरिन क्या करता है? एंटी कोगुलेंट का, तो एक तरीके से ये एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एरियोला कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, हमने बात कर ली, उसमें हमने बात की फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स की। ये हमारा एरियोला कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने दूसरा क्या था हमारा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये भी एग्जांपल किसका है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल, और ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट हुआ। अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है? यहाँ के जो सेल्स होते हैं ना वो स्पेशलाइज होते हैं किसमें? फैट स्टोर करने में। एडिपोज का मतलब ही फैट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं? फैट का स्टोरेज करते हैं यहाँ के सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में अगर जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सेस में प्रेजेंट हैं और इमीडिएटली यूज़ में नहीं आ रहे हैं, मतलब वो इमीडिएट आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी या की नीड नहीं है, ना ही उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो वो जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो कि तुरंत काम में नहीं आ रहे हैं, वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तब वो काम में लिए जा सकें। ठीक है, तो एक तरीके से स्टोरेज, जैसे है ना, जो किसान वगैरह जो लोग होते हैं, किसान हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गोदाम वगैरह होते हैं इनके पास, ताकि जो भी अनाज वगैरह पैदा होता है उसको ये लोग स्टोर करके रख लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक गोदाम होता है जिसको हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? जो भी आपके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है जो कि काम में नहीं आ रहे हैं उनको फैट्स में कन्वर्ट करके ये स्टोर कर लेता है। तो ये हो गया हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू पूरा हो चुका है, जिसमें हमने एरियोलर पढ़ा और एडिपोज पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसकी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से होता है, हो गया। ठीक है, क्या दो तरीके से कैसे? लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे डेंस, इसका डेंस को हम लूज से कैसे डिफ्रेंशिएट करें? मतलब अगर मेरे से कोई बोल दे कि भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फ़र्क क्या है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो भी फाइबर्स और जो फाइब्रोब्लास्ट जिसकी अभी हमने बात की थी, ठीक है, ये कैसे अरेंज होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, एक तरीके से आप भी कह सकते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड। मतलब कैसे? यहाँ पे ज़्यादा स्पेसेस नहीं मिलेगी, वहाँ पे तो हमने क्या बोला था, बहुत ही लूजली अरेंज होते हैं, पर यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब क्यों इनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से कि किस तरीके से अरेंज हैं, ठीक है ना, उसके बेसिस पे दो हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। ठीक है, एक तो रेगुलर वे में अरेंज है और इरेगुलर वे में, तो वो कैसे, वो हम बात करेंगे। डेंस रेगुलर में क्या होता है? देखिए, डेंस रेगुलर में ऐसा होता है कि जो भी जो कोलाजन के जो फाइबर्स होते हैं ना, ठीक है, जो भी कोलाजन के फाइबर्स होते हैं, कोलाजन के जो फाइबर्स होते हैं वो रोज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो रोज़ में मिलेंगे आपको, और कैसे? बिटवीन पैरेलल बंडल्स। देखिए मैं बताऊँ, डायग्राम से मैं एक समझाऊँगा इसको। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये बिल्कुल एक रो में मिल रहे हैं आपको। ठीक है, एकदम जनरलाइज, एकदम आपको रेगुलर वे में ये फॉर्म है, ये कोलाजन के फाइबर्स हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको सेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे अल्टीमेटली। तो ये डेंस है। ठीक है, पहली बात तो इनमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी कंपेरेटिवली टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और लेकिन ये रेगुलर वे में जा रहे हैं, जबकि इरेगुलर की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे उल्टे फुल्टे कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल इरेगुलर वे में, इनका कोई रेगुलर वे नहीं है। ठीक है, तो ये एक तो कोलाजन फाइबर बिल्कुल देखिए पैरेलल बंडल्स के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे ये कैसे जाएगा? ये इरेगुलर पैटर्न होएगा, यहाँ पे कैसे इनका इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, किसका? फाइबर्स का एंड जो भी फाइब्रोब्लास्ट है उनका। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो इरेगुलर, डेंस इरेगुलर, ये कहाँ मिलते हैं? ये स्किन के अंदर मिलते हैं आपको। ठीक है, ये भी स्किन में मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ जो डेंस रेगुलर है वो कहाँ मिलते हैं? ठीक है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, मतलब उनके एग्जांपल्स देखें। सबसे पहले तो मैं बात करूँ, उनके एग्जांपल्स हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। आप लोगों ने डेफिनेटली इनके नाम सुने होंगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है? टेंडन्स और लिगामेंट्स का देखिए, जो टेंडन्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जो मसल होती है उसको बोन से कनेक्ट करते हैं, जो भी आपकी मसल है उसको बोन से कनेक्ट करते हैं, जबकि जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है कि लोग याद नहीं रहता है बच्चों को कि जो टेंडन्स हैं वो किसको बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, मसल्स टू बोन को। तो इसकी एक ट्रिक है जो हम हमारे टाइम पे पढ़ते थे, बबली। ठीक है, बबली मतलब बोन टू बोन लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करते हैं? बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो बस जो बचा हुआ वो टेंडन हो गया, मसल टू बोन टेंडन आ गया, और लिगामेंट आ गया बोन टू बोन। और ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल है डेंस रेगुलर के। ठीक है, और डेंस इरेगुलर कहाँ मिलेगा आपको? स्किन में मिलेगा। तो ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू खत्म हुआ।
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या था, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने बोला कार्टिलेज है, बोन है और ब्लड है, ठीक है ना। तो कार्टिलेज की मैं सबसे पहले बात करूँगा। तो कार्टिलेज, देखिए कार्टिलेज के अंदर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो इंटरसेलुलर मटेरियल है, मतलब दो सेल के बीच का जो भी मटेरियल होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल, वो कैसा होता है, सॉलिड, ठीक है। एक तो सॉलिड मिलेगा एंड प्लाएबल। अब ये प्लाएबल से क्या मतलब है, मतलब ये कि आप बेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जो कार्टिलेज है उन दोनों के, उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मटेरियल है उसको आप मोड़ सकते हैं और वो सॉलिड होता है, ठीक है। इसको अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोन से, पर इतना भी जान लेना सही है कि ये सॉलिड और प्लाएबल होता है, ठीक है। एंड रेसिस्ट कर सकता है कंप्रेशन, जो कंप्रेशन है ना, जो भी जैसे अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसको ये रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत हम मोड़ भी सकते हैं, कंप्रेशन रेसिस्ट करता है और ये सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसके कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कार्टिलेज के सेल्स हैं इसलिए कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो कॉन्ट्रोसाइट्स है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअली कार्टिलेज के जो सेल्स कॉन्ट्रोसाइट्स होते हैं वो एक क्या करते हैं, ये मैना कैविटी सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कार्टिलेज के सेल्स हैं, तो ये देखिए ये पूरा ऐसे स्मॉल कैविटी से सराउंडेड होते हैं, तो ये क्या बोल सकता हूँ मैं, सराउंडेड इन स्मॉल कैविटीज़, ठीक है। स्मॉल कैविटीज़ में सराउंडेड होते हैं, ठीक है, जो कि उन्हीं के द्वारा सिक्रीट होती है, सिक्रीटेड बाय देम। ये खुद ही कैविटी सिक्रीट करते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। तो ये आ गए कौन, कॉन्ड्रोसाइट्स की बात मैंने की। अब अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर जो कार्टिलेजेस हैं वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, हम वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हैं, तो ज़्यादातर कार्टिलेज जो होते हैं वर्टिब्रेट्स के इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस, मतलब जब हम एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं तो ज़्यादातर कार्टिलेज वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारे बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो रिप्लेस कैसे हो जाते हैं, बोन से रिप्लेस हो जाते हैं एडल्ट्स के अंदर। मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप पैदा हुए या जब आप, ठीक है, जब आप एम्ब्रियो फॉर्म में थे तब आपके पास जितने भी कार्टिलेज थे, ठीक है ना, आपकी बॉडी में, वो सब जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वो बोन्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, रिप्लेस होते जाएंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स बताती है कार्टिलेज के, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, हमने कंपाउंड टिश्यू में बात की थी कि एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स दे दिए लेकिन बताया नहीं वो, तो उसके बाद में उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया, डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। तो मैं वैसे नहीं बता के उसके टाइप्स में बताऊँगा। जैसे कि कार्टिलेज का पहला टाइप होता है हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम के बेसिस पे या कोई भी आप कहीं भी क्वेश्चन देखें उसके बेसिस पे जितना इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। जैसे हाइलीन कार्टिलेज आ गया, ठीक है। अब हाइलीन कार्टिलेज कैसा होता है, ग्लास लाइक होता है, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक अपीयरेंस देता है ये, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, जैसे कि ट्रेकिया हो गया, ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया हो गया, लैरिंग्स हो गया, ठीक है, स्टर्नम हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नेज़ल कार्टिलेज, जो आपकी जो नाक के पास जो नाक के अंदर जो कार्टिलेज होता है ना, नेज़ल कार्टिलेज, उसमें देखने को मिल जाएगा कौन सा, हाइलीन कार्टिलेज। ये आ गया आपका हाइलीन कार्टिलेज, पहला कार्टिलेज। दूसरा की अगर मैं बात करूँ तो वो आएगा फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस या फिर वाइट कार्टिलेज, फाइब्रस या फिर वाइट कार्टिलेज की बात करूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये टफेस्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये कैसा होता है, टफेस्ट होता है। क्यों टफेस्ट, इसलिए होता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल कम होता है। जैसे कि हमने अभी तक क्या बोला, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, प्लायबल होता है, आप बेंड कर सकते हैं, पर ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, टफेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोलाजन, जो कोलाजन हमने फाइबर की बात की थी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए टफेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये मिलेगा एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, जो आपकी जो इस आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में आप देखेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलती है, वहाँ देखने को मिलेगा। तो वहाँ क्या काम करता है, तो वहाँ पे ये एक्ट करता है एज अ शॉक ऑब्जॉर्बर, ठीक है। रीढ़ की हड्डी आप जिसको बोलते हैं उसके बीच बीच में आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉक ऑब्जॉर्बर, क्योंकि आप भी जानते हैं रीढ़ की हड्डी सबसे जो होता है ना, एक आप बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है किसी की भी, अगर मान लीजिए कुछ भी खराबी हो जाती है, तो इंसान जो होता है वो अपनी कमर कभी सीधी नहीं कर सकता, वो एक तरीके से पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज अ शॉक ऑब्जॉर्बर काम करेगा, जैसे थोड़ा बहुत भी अगर मान लीजिए कोई भी चोट वगैरह लग जाती है तो उससे ये बचाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है, इतना डेलिकेट नहीं है कि मान लीजिए अगर नहीं तो अगर तो थोड़ी भी अगर चोट लग जाए आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है, तो उससे बचाता है, ये एज अ शॉक ऑब्जॉर्बर की तरह काम करता है। प्लस दूसरा कहाँ मिलता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस में इसका रोल क्या है, ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन पार्चुरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ,
जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है, तो उससे क्या होता है, ये उसको इलोंगेट करता है, ठीक है, उसको चौड़ा करता है, जिससे कि बेबी आराम से निकल सकता है, ठीक है, तो ये उसमें हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कभी भी, या हो सकता है नहीं भी सुना हो, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है जो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं या कभी पूछ सकते हैं उनसे, कि जब आप सोते हैं या अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद अगर आप देखें सोते टाइम या किसी की डेथ होती है, तो जब वो लेटा हुआ होता है उस टाइम पे उसकी हाइट कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आपकी हाइट, एक मान लीजिए किसी की नॉर्मल हाइट जो है एक 5 फुट 6 इंच है, ठीक है, और वो जब सो रहा है तो उसकी कंपेरेटिवली हाइट ज़्यादा होगी, तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये होता है कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना, ये नॉर्मली कैसी रहती है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है जब हम एक्टिव स्टेट में होते हैं, मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, खड़े भी हैं ना हम, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होती है जब हम एक्टिव होते हैं। लेकिन ठीक है, जब हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, जैसे कि हम सोते टाइम हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स करती है, या अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे बॉडी रिलैक्स रहती है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, ये अपनी इलोंगेट हो जाती है, इसलिए थोड़ा एक बिट टॉलर लगता है, ठीक है, इंसान जब भी सोता है, या फिर अगर मैं बोलूँ अगर है ना डेथ हो जाती है तो उसके बाद अगर उसकी हाइट नापी जाए तो थोड़ी सी लंबी आती है, ही इज़ अ बिट टॉलर, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं बात करूँ तो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइब्रस कार्टिलेज। तीसरा टाइप का कार्टिलेज होता है इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। अब इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज सबसे पहले तो येलो इन कलर होता है, ठीक है। ये इलास्टिक कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन मिलेगा आपको, इलास्टिन प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, जैसे हमने उसमें कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स आपको ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको पिन्ना पे, है ना, पिन्ना जो आपका ईयर का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो एपिग्लॉटिस पे, ठीक है, पिन्ना और एपिग्लॉटिस में मिलेगा। चौथा कार्टिलेज की अगर मैं बात करूँ तो कैल्सीफाइड कार्टिलेज होता है। कैल्सीफाइड कार्टिलेज जो होता है उस वो जो होता है वो नॉन इलास्टिक होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, इसमें इस कार्टिलेज में क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स क्या होती है, जो भी हमारे हाथ और जो पैर होते हैं, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी बोन्स आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इनको बोलते हैं लॉन्ग बोन्स। इनके एंड में आपको कैल्सीफाइड कार्टिलेज देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कार्टिलेज कंप्लीट हो गया है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर देंगे।